नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और आज की डेट में जो न्यूज़ डिस्कशन करेंगे वो 18, 19, 20 सितंबर 2024 की न्यूज़ है। धीरे धीरे ऐसे बैकअप कर लेंगे तो फिर 24, 25 तक आ जाएंगे। वैसे भी 25 की न्यूज़ आज आई है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप 1-2 घंटे का टाइम लेकर के ही पढ़ा सकते हैं, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए आप 4-5 बजे, वो सारे पेपर को पढ़िए, फिर कलेक्ट करिए, फिर न्यूज़ दीजिए। तो ये तो लोग ऐसा रात में भी कई लोग ऐसा कर लेते हैं, कुछ न्यूज पुरानी भी उसमें ऐड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि डे बाय डे आपको न्यूज मिलती रहे। तो अभी तो खैर आज 18, 19, 20 की न्यूज कवर हो जाएगी। इसके बाद फिर 20, 21 फिर देखा होगा आपने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए, श्रीलंका में जो है दूसरी महिला पीएम बन गई ना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, आज भी बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजिशन है। ठीक है, चलिए आइए देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है, जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ठीक है, जो जफर हसन साहब है वो किस देश के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है कतर, जॉर्डन, ईरान, इराक। पहले आप लोग खुद कमेंट किया करो सभी लोग, और खुद से चेक किया करो कि जो हम आपको 10 to 11 या 11 to 12 के एक एवरेज 10 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, उनको चेक किया करो कितने क्वेश्चन आपके सही होते। कि देखो करंट अफेयर बहुत वास्ट है, तो कोई इस पर एकदम से पकड़ तो आपकी बनेगी नहीं, धीमे धीमे ही इसमें इंप्रूवमेंट होगा। आप 2, 3, 4, 6 महीने जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर आपको चीजें समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। कोई सोचे कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो गए, हमारा वजन एकदम से 10 किलो कम हो जाए, नहीं कम होगा। आप आधा आधा किलो, 1-1 किलो कम करोगे तो थोड़ी ऊर्जा भी मिलती रहेगी और वेट भी आपका धीमे धीमे कम होता जाएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन। ठीक है, जफर हसन, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल पर, वो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 किसे चुना गया है? देखिए ये इंडिया से बाहर ही, ठीक है, कंपटीशन है, इसलिए इसका नाम है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें भारत के लोग ही चयनित हों, इसमें दूसरे देश के लोगों को मौका मिल सकता है। ये इत्तेफाक की बात है कि ये जो जो इस बार बनी है वो भारतीय मूल की ही है, भारतीय है और अमेरिका में स्टूडेंट है ये। ऑप्शन में है रश्मि पटेल, ध्रुवी पटेल और उर्वशी पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवी पटेल। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे तो हो जाएगा पॉइंट क्लियर। यहां देखिए क्या लिखा है। यहाँ पॉइंट है कि अमेरिका में भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 घोषित किया गया है। ध्रुवी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा है। ये सब आपके एग्जाम में आएगा नहीं, टू द पॉइंट समझिए बात को। ध्रुवी, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड भारत से बाहर होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता है। ध्रुवी हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ में दूत बनना चाहती है। इनका ये मतलब है, जैसे प्रियंका चोपड़ा बन गई ना, यूनिसेफ वगैरह हो गए, यूनेस्को वगैरह हो गया ना, यूनिसेफ में गुडविल एम्बेसडर बनना चाहती है ना, ये इनकी एम्बिशन है। न्यू जर्सी के एडिशन में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज पहनाया गया। इस साल ये प्रतियोगिता अपनी 31वीं वर्षगांठ मना रही है। 31 नंबर की ये वर्षगांठ है। इसका मतलब इससे पहले 30 और इस प्रकार के कंपटीशन किए जा चुके। जैसे आपको पढ़ना चाहिए मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी कभी जैसे मिस इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, या कुछ और भी हो सकते हैं 2-3 कंपटीशन। तो थोड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट से क्वेश्चन आता है ना कि कौन बना है, किस देश की है, कैसे क्या है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा है भारत 2030 और 31 तक दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? बना नहीं है, बनने की पोजीशन पे है, यानी वर्क प्रोग्रेस है। आपको बताना है कि उसकी रैंक क्या हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बताना है आपको। ठीक है, यानी लेकिन बात कब की कही जा रही? बात कही जा रही है 2030 और 31 तक। यानी जो इंडिया है, ठीक है, ये जीडीपी के मामलों में इसमें वर्ल्ड में क्या रैंक हो जाएगी? वर्ल्ड रैंक। तो इसका आंसर थर्ड है, यानी तीसरी सही है ना। उसका रीजन है क्योंकि पहले पे तो यूएसए है जो हमसे बहुत ज्यादा है, सेकेंड नंबर पे चाइना है, नंबर थर्ड पे जर्मनी है, नंबर 4 पे जापान है। अगर किसी विद्यार्थी का अपडेट ना हो तो अपडेट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। और 5 नंबर पे इंडिया है।
लेकिन चूंकि इंडिया जापान जर्मनी में डिफरेंस बहुत कम है, हम नियर अबाउट 4 के आसपास चल रहे हैं। 4 मतलब हम इतना कम से कम आ गए हैं, $3.9 ट्रिलियन, इतना हम इस समय प्रेजेंट में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि जो, और अमेरिका वगैरह देखेंगे तो $20 ट्रिलियन, और चाइना देखेंगे तो तकरीबन 15-16 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद तो ये है कि हम वर्ल्ड में थर्ड, क्योंकि ये जो जापान जर्मनी है ये सब 4+ चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में, क्योंकि अभी तो 24 ही चल रहा है और टारगेट है 30, और जो है तो 31 तक, कुछ लोगों ने 27 तक का टारगेट लिया है, क्योंकि हर फील्ड के अपने अलग अलग टारगेट होते हैं। ये भी किसी का, किसी रेटिंग का एक टारगेट है। तो उम्मीद करिए कि आने वाले 5 वर्षों में, अधिकतम 5 से 6 वर्षों में, हम वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे ना। इसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या है, और लिखा है ये कि, और ये किसने बोला है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट है रेटिंग तो एजेंसी S&P। S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, और कहाँ की है, अमेरिका की है। जैसे मूडीज जानते होंगे आप लोग, मूडीज हो गया, ऐसे एक फिच है। ठीक है, ये सब ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हैं जो समय समय पर किसी भी देश के जीडीपी ग्रोथ रेट का एक आइडिया लगाती हैं, और ये तीनों अमेरिका की रेटिंग एजेंसी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अभी कितने देश यूपीआई सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पहला यूरोपियन देश जिसने यूपीआई सेवा शुरू की वो फ्रांस है ना। तो वैसे तो कई लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, तकरीबन ऐसे कंट्री संख्या 15-16 के आसपास होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कितनी संख्या है, लेकिन एक्चुअल में जिन देशों में यूपीआई सेवा शुरू हो गई है, ठीक है, वो कितने देश है आपको बताना है। ऑप्शन है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो राइट आंसर 7 होगा। अब देख लेते हैं वो 7 कंट्री कौन कौन से है ना। तो यहां देखेंगे, ये देखिए मेंशन है, लिखा हुआ है अभी 7 देश यूपीआई सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है ना, हिमालयी देश हो गए, फिर मॉरिशस है, श्रीलंका है, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है, फ्रांस है। ठीक है, और अगस्त महीने में $14.96 बिलियन का लेन देन हुआ है यूपीआई के माध्यम से। बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा 5 रुपए के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट आरबीआई ने छापने बंद कर दिए। शायद ये इंफॉर्मेशन अगर किसी विद्यार्थी को पता होगी तो, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, नोट का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो कम होने से आइडिया ये हो जाता है, अभी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उसमें जो वित्त मंत्री, उनका कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन डिजिटल लेन देन बढ़ा है, तो फिर ज्यादा नोट छापने नीड क्या है। बट जो छोटे छोटे कर जो व्यापारी होते हैं ये ज्यादातर अभी लेन देन कैश में ही करते हैं। तो फिर से उम्मीद है कि नए नोट छापे, क्योंकि नोट की जब दिक्कत होती है तभी समझ में आता है कि आखिर नोट कहाँ चले गए ना। तो इस तरीके से है। तो अगर ज्यादा डिजिटल लेन देन बढ़ेगा तो छोटे छोटे नोटों का ट्रांजेक्शन या छपाई क्या होगी, कम हो जाएगी, कैश लेन देन कम हो जाएगा ना। इसके बाद सही पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि सरकार देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बोलते हैं इसको, की गणना के लिए आधार वर्ष, जिसको कहते हैं बेस ईयर, बेस ईयर 2011-12, ये पूछा बहुत जाता है ना कि जीडीपी का आधार वर्ष क्या है ना। तो आधार वर्ष अभी कितना है, 11-12 से बदलकर क्या करने पर विचार कर रही है। मतलब जीडीपी का आधार वर्ष जैसे हमारे देश में और चीन में, दोनों देशों में जीडीपी का जो आधार वर्ष है वो 5-5 वर्षों पर बदलता है। लेकिन कभी कभी हमारे देश में क्या है कि 5 वर्ष की बजाय 10-10 वर्ष बीत जाते हैं, नहीं बदल पाता है ना। बदलने की वजह क्या है, क्यों बदलते हैं, क्योंकि होता क्या है, बहुत डेटा पुराना रखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम 2011 और 12, ये हमारा बेस ईयर है, और आज क्या चल रहा है, 2024, और कुछ इस तरीके से 24 ही चल रहा है, 2024-25 मान लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना। तो अब आप सोचिए इसमें इसमें कितना फर्क हो रहा है ना। क्योंकि बेस का मतलब ये हो गया कि जो चीजें 2011-12 में चल रही, जैसे 2011-12 में आप देखेंगे तो हो सकता है कि उस समय किसी दाल का प्राइस हो सकता है 60 रुपए किलो चल रहा हो, दाल का प्राइस, एक सपोज डेट हमने अरहर की दाल ले ली 60 रुपए किलो।
अब 24-25 में उसी दाल का रेट चल रहा है 180 रुपए किलो ना, तो आपको महंगाई कितने गुना नजर आई? 3 गुना नजर आई, नहीं आई? तो अगर इसका हम बेस ईयर बदल दें, मान लो बेस ईयर इसका हम 11-12 से कर दें, 16 और 17 कर दें ना, तो 16-17 में दाल का रेट क्या रहा होगा? दाल का रेट कुछ रहा होगा 120 रुपए किलो के आसपास। तो 120 से 180 में थोड़ी महंगाई कम नजर आएगी ना आपको। आप समझ पाए बेस ईयर क्यों बदलते हैं? क्योंकि चीजें नए सिरे से अपडेट होनी चाहिए, जिससे इन्फ्लेशन की डेटा में ज्यादा गैप ना हो ना। तो अब वैसे वो जो बेस ईयर 11-12 है, इसको बदल के करना क्या चाहते हैं ये बताना है आपको। तो इसमें 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 22, 23, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? 22, 23 हो जाएगा ना। तो ये बदलने का प्रयास है। ये देखो लिखा भी यहाँ पर है, इसको पढ़ लेना आप लोग। ये देखिए लिखा है ना, इसका कौन कार्यक्रम करेगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति को सुझाव दिया जा रहा है। पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में गठित 26 मेंबर सलाहकार समिति इस काम को वर्ष 2026 की शुरुआत तक पूरा कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि नई गणना में जैसे लालटेन है, वीसीआर है, रिकॉर्डर है। अब सबको पता है लालटेन का यूज खत्म है, वीसीआर खत्म है, रिकॉर्डर खत्म है, तो क्या करेंगे? पुरानी वस्तुओं को हटा देंगे ना, और नई वस्तुएं जैसे स्मार्ट घड़ियां, फोन, ठीक है, और प्रोसेसिंग फूड वगैरह, इन सबको शामिल कर लेंगे। आजकल देखा होगा डिफरेंट टाइप के जूस आपको पैक मिलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग बहुत बूम पे अपना फील्ड काम कर रहा है ना। कभी सोचा नहीं होगा 10 साल पहले कि जोमेटो, स्विगी, ये सब आपके घर घर सामान पहुंचा देंगे, ठीक है, या ब्लिंकिट घर घर सामान पहुंचा देंगे ना। तो ये चीजों को जोड़ने की नीड है और पुरानी चीजों को हटाने की नीड है ना। यही सब करते हैं बेस ईयर के माध्यम से ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मोहम्मद शफी पंडित का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो आप पढ़ लेंगे, आईएएस ऑफिसर है ये, इनके बारे में तो जानकारी हो जाएगी आप। लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। फर्स्ट मुस्लिम आईएएस अधिकारी है मोहम्मद शफी पंडित का निधन हो गया। पंडित 1969 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम थे ना, यही खास बात है इनकी। इसके बाद है पॉइंट अगला, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। ये स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, हमको इससे मतलब नहीं पड़ता कितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी, जितने देख रहे हैं वो सब जेन्युइन बच्चे हैं, अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग किसी एक आस में बैठे हैं, तो उनको आस में बैठे रहने दो, हो सकता है उनकी आस 2, 4, 10 वर्षों में पूरी हो जाए, ठीक है। हम तो सारे विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक भर्ती का थोड़ा मोह माया कम करो और दूसरे की तरफ ऑप्शन में ध्यान दो। ज्यादा बहुत ज्यादा एज हो गई तब तो उसी में रहो, कम एज है तो इधर उधर मूवमेंट करो। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मूवमेंट करना शुरू भी कर दिया, अच्छी बात है, वो पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। एनपीएस क्या हो जाएगा? ये तो वही हो जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम। वात्सल्य योजना है, इसके तहत ना, वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए का न्यूनतम निवेश किया जा सकता है? ऑप्शन 1000, 2000, 3000, 5000। राइट आंसर होगा 1000 रुपए। अब हम समझेंगे इस स्कीम के बारे में, क्या है ये स्कीम, क्या समझाना चाहती है स्कीम ना। देखो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसके जरिए माता पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन खाता खोलकर उनके भविष्य की नींव मजबूत कर सकेंगे। हम बताते हैं इसके शुरू करने का मकसद क्या है। न्यूनतम इन्वेस्टमेंट कितना किया जा सकता है? 1000 रुपए, ये 1 साल में है 1000 रुपए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बात समझ में आई ना। फिर क्या लिखा है? इसके बाद अंशधारक, चूंकि अंशधारक कौन है? माता पिता है, बच्चे तो कमाते नहीं तो पैसा कहां देंगे वो। न्यूनतम 1000 रुपए का योगदान करना होगा, अधिकतम योगदान की सीमा तय नहीं की गई है। इस योजना के तहत, अब यहां पर भी ध्यान देंगे इस बात को, इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालक, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसा नहीं लिखा है, 18 वर्ष से कम होने चाहिए, ठीक है। बच्चों खाता उनके माता पिता या कानूनी संरक्षक, अगर माता पिता नहीं है तो जो भी उनका लीगल गार्जियन हो वो खुलवा सकता है। ऐसे खुलवाए माता पिता को, ठीक है, ऐसे खुलवाए माता पिता को अधिकृत बैंकों या डाकघर जाकर संपर्क करना होगा। आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने ये सुविधा ऑलरेडी शुरू कर दी है और शुरुआत भी कर दी इसकी ना। इसके बाद क्या पॉइंट है? देखिए अगला पॉइंट इसमें ये लिखा है
कि बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर वात्सल्य खाता अपने आप नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे? खाता धारक को रोजगार मिलने पर इस खाते को नियोक्ता के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो 18 साल का कोई बच्चा हो गया, अब वो पढ़ लिख के इंटर पास कर लिया या मान लो ग्रेजुएशन कर रहा, और उसको इन केस कहीं प्राइवेट पब्लिक कहीं कोई प्रकार की जॉब मिल जाती है, तो वही एनपीएस अकाउंट सीधे कहां जोड़ दिया जाएगा? एम्प्लॉयर के साथ। और चूंकि जैसा एनपीएस में नियम कहता है, कुछ आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक शुरुआती पहल है जो आगे चल के आपकी पेंशन से जुड़ जाएगी। 60 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो जो आपको पेंशन मिलती है ना। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला? इसमें क्या लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन की शुरुआत कब की जाएगी ना? अभी चंद्रयान 3 हुए हैं। चंद्रयान जो है अगर आप देखें तो चंद्रयान 1, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कब? 2008। सेकेंड कब? 2019। और थर्ड कब? 2023। ठीक। अब क्या बताना, चंद्रयान 4 मिशन की शुरुआत कब की जाएगी? 28, 32, 36, 40। राइट आंसर 2040 है। व्याख्या देख लेंगे क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन के तहत चंद्रयान को चांद की सतह पर मतलब तो उतारा जाएगा, जहां से वो चट्टानों मिट्टी के नमूने वापस लेकर धरती पर आएगा, लौटेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 4 के लिए इतने रुपए का बजट रखा गया है। बजट क्या है? 2104 करोड़ रुपए का है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन के उतरने की प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित करना, यानी मनुष्य के साथ ये जाएगा। ठीक है, ये मिशन। इसके बाद क्या है पॉइंट? अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, शुक्र मिशन यानी वीनस अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? 25, 26, 27, 28। राइट आंसर है 2028। अभी देखा होगा सूर्य पर, मंगल पर। अब हमारा अगला मिशन क्या है? वीनस, शुक्र पर ना। तो हर ग्रह पे जाकर के कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी। भाई रिसर्च का मतलब ही होता है कुछ नया करो आप। तो इंडिया इस समय इस मामलों में ज्यादा प्रयासरत है। और इसमें देखिए लिखा भी है, वीनस ऑर्बिटर मिशन की भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। इसके तहत एक उपग्रह को वीनस का अच्छा भेजा जाएगा। मिशन के लिए 1236 करोड़ स्वीकृत है, जिनमें से 824 करोड़ अंतरिक्ष यान के निर्माण पर खर्च होंगे। मार्च 2028 में ये मिशन लॉन्च होगा। ठीक है, मंगल के बाद शुक्र अगला ग्रह है जिस पर भारत अपना मिशन भेजने जा रहा है। ठीक, राइट। चलिए इसके बाद कुछ लाइट प्रॉब्लम है, बाकी फिर देख लेते बाद में क्या होगा। चलिए, थैंक यू। पापा